विजयनगर राज्य के रौनकपुर गांव में आदित्य नाम का एक मूर्तिकार अपने हुनर से मूर्तियां बनाता था। उसकी कला में कुछ खास था, लेकिन उसे पहचाना नहीं जाता था। ले लो ले लो ले लो, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। इन्हें देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ले लो ले लो ले लो। एक ग्राहक आता है। अरे बंद कर बकवास। कभी तूने अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियां देखी हैं? अबे मन प्रसन्न नहीं होता? तेरी मूर्तियां देखकर गुस्सा आता है, गुस्सा। ए भैया, अगर मूर्तियां नहीं खरीदनी है तो मत खरीदो। कम से कम मेरी कला का अपमान तो मत करो। अरे वाह 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 वाह, कला का अपमान। अरे भैया, अपमान उसका होता है जिसका सम्मान होता है। पहले तो तू कलाकार तो ठीक से बन जा। अबे तेरी मूर्तियां देखकर बाजार में ग्राहक आना बंद हो गए हैं और दूसरे दुकानदारों की भी दुकानें ठप हो गई हैं। बात करता है। ग्राहक जाता है। कला का अपमान करने वालों को क्या ही समझाऊं। मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूं, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। आदित्य बहुत आहत हुआ और अपनी मूर्तियां लेकर घर चला आया। वो घर के कोने में बैठकर सोचने लगा, अरे मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूं, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। तभी उसकी प्रेमिका राधा वहां आती है। आदित्य, पिताजी मेरा विवाह किसी और से तय कर रहे हैं। क्या? अरे राधा, तुम्हारे पिताजी जानते हैं ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, तो फिर वो तुम्हारा विवाह किसी और से कैसे तय कर सकते हैं? हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मूर्तियों के व्यापार को छोड़ दो, किसी और काम में मन लगाओ, लेकिन तुम तो सिर्फ मूर्तियां ही बनाते हो। मेरे पिताजी जिस किसान से विवाह करा रहे हैं, उसके पास बहुत सारी जमीन है। अरे राधा, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मेरे पिता भी मूर्तिकार थे। तुम शायद जानती नहीं, मेरे हाथ में जादू है, जादू। मैं समझती हूँ आदित्य, तुम्हारे हाथ में जादू है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कान खोलकर सुन लो, अगर मैं विवाह करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राधा कड़वाहट से कहकर चली जाती है। अगली सुबह आदित्य ने तय किया कि वो राधा के पिताजी मुखिया के पास जाएगा। वो गहरी सोच में था, पर उसके मन में एक उम्मीद थी। अगली सुबह आदित्य मुखिया के घर जा पहुंचा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे घर आने की, है? मुखिया जी, मैं आपकी बेटी राधा से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्रेम से पेट नहीं भरता? है क्या तुम्हारे पास? तुम तो पूरा दिन बाजार में अपनी मूर्तियां बेचते फिरते रहते हो, लेकिन किसी को तुम्हारी मूर्तियां देखना तक पसंद नहीं है। खरीदना तो दूर की बात है। क्यों? हाँ मुखिया जी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मूर्तियां एक दिन जरूर बिकेंगी। मेरी किस्मत बदलेगी। बस कला का सही सम्मान मिलने की देर है। ठीक है। तो आदित्य, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने में अगर तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा के दिखा सको, तो मैं तुम्हारी और राधा की शादी की मंजूरी दे दूंगा। बोलो। राधा अचानक आती है और गुस्से में पूछती है,
पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आदित्य 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे कमा पाएगा? राधा, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण ही उसे एक मौका दे रहा हूं। अगर वो इस चुनौती में सफल हो जाता है तो मैं उसकी कला और उसकी मेहनत को मानूंगा। मुखिया जी, 1 महीने के अंदर मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर दिखाऊंगा, वादा है मेरा। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं। लेकिन आदित्य, अगर तुम इस चुनौती में असफल हुए तो तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। आदित्य चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन आदित्य मूर्तियां बेचने के लिए बाजार चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मूर्ति नहीं बिकी। हाँ, आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। मैंने मुखिया जी को वचन भी दे दिया है कि 1 माह के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मूर्तियां बेचकर कमा कर दिखाऊंगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत दूर की बात है, 1 मुद्रा भी नहीं कमा पाऊंगा। आदित्य मूर्तियां समेटकर जाने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। भैया, एक मूर्ति दे देना मुझे। और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आए। क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मूर्ति भेंट दे देता हूँ। आदित्य ये सुनकर खुश हो गया और एक सुंदर मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने कुछ टके आदित्य को खुद पकड़ा दिए और वहां से चला गया। हाँ, चलो, भागे भूत से अच्छा लंगोट ही सही। अरे कुछ तो बिक्री हुई। इतना कहकर आदित्य घर जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा पुरुष वहां आ गया। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता बंद था। ए भैया, क्या ये तोता हमसे खरीदोगे? उस पुरुष की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। तुम तो इस गांव के नहीं लगते। अरे हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ। हाँ, क्योंकि अगर तुम इस गांव के व्यक्ति होते ना तो मुझसे तो खरीदने की हरगिज नहीं कहते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो व्यक्ति बहुत ही उदास हो रहा था। अरे भैया, अपने गांव में भी मैंने इस तोते को बेचने का प्रयास किया, लेकिन बिकवाई नहीं किया। थक हार कर मैं इस गांव तक आ पहुंचा। अब सुबह से लेकर शाम तक हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे इस सुंदर तोता को नहीं खरीदता। क्या करें? एक काम करिए ना भैया, आप इस सुंदर तोते को ले लीजिए। आपके पास जो कुछ भी है आप मुझे दे दीजिए। मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। आखिर तुम इस तोते को बेचना क्यों चाहते हो? भैया, ये मेरा तोता नहीं है। क्या है कि कुछ समय पहले मैं एक साधु बाबा के पास गया था और उनसे मैंने कहा कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मैं धनवान बन जाऊं। तो साधु बाबा ने मुझे ये तोता पकड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा। बस तब से लेकर अब तक मैं अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। और भैया, इंतजार करते करते थक गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत अब बदलेगी। आदित्य तोते की ओर देखने लगा। तोता बड़े ही गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक विशिष्ट उदासी थी। आदित्य वही टके उस व्यक्ति को देकर बोला, भैया देखो, आज सुबह से मेरी ये बोनी हुई थी। अब अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो ये ले लो। और हाँ, अगर तुम चाहे तो तोते को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वो व्यक्ति तुरंत टके लेकर आदित्य से बोला, अरे नहीं भैया, तोते को तुम ही रख लो। क्या करूंगा मैं?
इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया और आदित्य उस पिंजरे में बंद तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। मगर आदित्य उस दिन जब घर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। हाथ में वो तोता था जिसे वही व्यक्ति जबरदस्ती देकर चला गया था। हाँ, मेरे पास तो अब इतना भी नहीं बचा कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ऊपर से वो व्यक्ति मुझे जबरदस्ती तुम्हें दे गया। अब बताओ भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? हैं? कोई बात नहीं, आज से तुम ही मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। तोते के मुख से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर आदित्य चौंक गया। अरे बाप रे बाप, दद्दा रे दद्दा, ए तोते, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है रे। मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने तोता बोल रहा है या कोई इंसान है। हाँ, मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की। वो बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत ही नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखा करता था। तोते की बात सुनकर आदित्य उदास हो गया। वैसे तोते, मैं रातों रात धनवान बनने के सपने तो नहीं देखता, लेकिन हालात अब मुझे सपने देखने पर मजबूर कर रही है। इतना कहकर न जाने क्यों आदित्य ने अपने जीवन की सारी घटनाएं उस तोते को बता दी। वैसे बताऊं, तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो, और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की हामी भरी है ना, वो बहुत हिम्मत की बात है। तुम जरूर सफल होगे, देखना। अरे क्या सफल होगे, मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अरे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ना। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी कला और निखर जाएगी। हाँ, फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदेंगे, देख लेना। क्या तोते, मतलब तू मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, साधु ने तुझे उस व्यक्ति को क्यों दे दिया था? साधु की बात साधु ही जाने, मुझे नहीं पता। अगले दिन सुबह होते ही तोता आदित्य को मूर्तियों की कुछ बारीकियों के बारे में बताने लगा। आदित्य ने ध्यान से उसे सुना और कुछ ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। अरे वाह 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 वाह, ये तो पहले से ज्यादा सुंदर बन गई। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। चलो अब बाजार चलते हैं। आदित्य और तोता मिलकर वो मूर्ति लेकर बाजार गए। कुछ देर में एक ग्राहक आया जिसने अच्छे दामों में वो मूर्ति खरीद ली। खुश होकर आदित्य घर लौटा और एक अच्छा भोजन बनाया। कुछ भोजन तोते के सामने रखते हुए बोला, अरे ये लो तोते, ये लो, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा मैं खाता हूँ। आज की कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बारीकियां बताई हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। हाँ। उस दिन के बाद तोता रोज आदित्य को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगा। आदित्य की कला निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई।
एक दिन आदित्य उदास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की परछाइयां थीं। क्या हुआ आदित्य, अब तुम उदास क्यों हो? अब तो तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो गई है। हाँ, क्या बताऊं दोस्त, आमदनी तो हो रही है, लेकिन मुखिया जी ने मुझे केवल 1 माह का समय दिया था। अब उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया हूं। बाकी 980 अभी जमा करना बाकी है। तोते ने ये सुना तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। ओहो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम वो उपाय अपनाओगे तो ना सिर्फ 1000 बल्कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कमा सकते हो। हाँ। क्या 1,00,000? ऐसा कैसे संभव है तोते? सब संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक और शर्त रखी थी कि वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बेचकर ही कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो माफ करना, मैं वो नहीं मानूंगा। ओहो, मेरा उपाय भी मूर्ति से ही जुड़ा है। मैं जिस विशेष मूर्ति की बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम उसे वैसा का वैसा बनाओ और जहाँ मैं कहूँ वहाँ ले चलो, तो मुझे विश्वास है कि वो मूर्ति बहुत अधिक मूल्य में बिकेगी। हाँ। आदित्य ने हामी भर दी। फिर तोता बताने लगा कि किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत कर आदित्य ने एक सुंदर राजकुमार की मूर्ति तैयार कर दी। हाँ, ये मूर्ति तो वाकई में किसी राजकुमार जैसी लगती है तोते। क्या तुमने कभी इस राजकुमार को देखा है क्या? ओहो, वो सब तुम छोड़ो। अब तुम इस मूर्ति को लेकर वल्लभगढ़ के राजा विक्रम के दरबार में जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। आदित्य तैयार हुआ और मूर्ति को लेकर तोते के साथ बल्लभगढ़ की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बाद आदित्य राज दरबार में खड़ा था। सामने राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। कौन हो तुम? महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैंने आपके लिए एक विशेष मूर्ति बनाई है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप प्रसन्न होकर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देंगे। ओह, ऐसा क्या है उस मूर्ति में? चलो दिखाओ खैर। आदित्य ने धीरे से मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया। राजा विक्रम की आंखें मूर्ति को देखकर भर आईं, लेकिन अगले ही क्षण उनका चेहरा क्रोध से भर उठा। तुमने इस मूर्ति को किसके कहने पे बनाया? क्या तुम इसे पहचानते हो? माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता, ना ही मैंने इन्हें कभी देखा है। क्या तुम कभी इससे मिले हो? साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं महाराज, मैं इनसे कभी नहीं मिला। अरे तो फिर तुमने इसकी हूबहू मूर्ति कैसे बना ली? तोता, जो अब तक चुप बैठा था, फुसफुसाया। मेरा नाम मत लेना, बस यही कहना कि राजकुमार तुम्हारे सपनों में आया था और उसने कहा था, राजा विक्रम मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता दूर हो जाए। बोलो। अबे, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मरवाएगा क्या? अरे, अगर स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो वही कहो जो मैं कह रहा हूँ, कहो चुपचाप। अरे तुम ये अपने तोते से मुंह लगाकर बातें क्या कर रहे हो? इधर देखो, सच सच बताओ कि तुमने ये मूर्ति क्यों बनाई है? बोलो।
महाराज, कल रात राजकुमार मेरे सपनों में आया था। उसने मुझसे कहा कि राजा विक्रम मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ जिससे उसकी मूर्खता खत्म हो जाए। राजा विक्रम का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। अरे मूर्ख, तू जानता भी है कि तूने आखिरकार किसकी मूर्ति बनाई है? राजा ने क्रोध में सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, इस मूर्ख को तुरंत कारागार में डाल दो, तुरंत ले जाओ इसे। आदित्य को तोते सहित कारागार में डाल दिया गया था। रात भर वो बेचैनी से जागता रहा। तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा। वाह, बड़ा इनाम मिला। देखो, राजा विक्रम ने मुझे सीधा कारागार में डाल दिया। अब क्या करें? ओहो, तुम घबराते बहुत हो। चिंता मत करो, तुम मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। हे भगवान, मैं ही मूर्ख हूं जो तुम्हारी बातों में आ गया। आदित्य ने सारी रात तोते से बात नहीं की। अगली सुबह एक सैनिक कारागार में आ पहुंचा। चलो बाहर चलो, राजा विक्रम ने तुम्हें दरबार में तलब किया है, चलो। देखा, मैंने कहा था ना। बस 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 बस, बहुत हो गया। अब इतनी जल्दी मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहा है? तोते से काहे बात कर रहा है? क्या घरवाली है तेरी क्या? चल चुपचाप, भोंचू कहीं का, चल। आदित्य चुपचाप दरबार में पहुंच गया। कल तुमने जो मूर्ति हमें दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वो मूर्ति तुम्हारे स्वप्न में आए मेरे छोटे भाई की थी। उसने स्वप्न में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूँ और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तभी मुझ में थोड़ी अकल आएगी। बोलो। महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने मूर्ति किसी राजकुमार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। मूर्ख कहीं के, वो मूर्ति मेरे छोटे भाई अशोक की थी जो कई दिनों से लापता है। मैंने पूरे राज्य और जंगल में खोज करवा लिया मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। महाराज, मुझे सच में नहीं मालूम था कि वो आपके भाई हैं। तो फिर तूने ये क्यों कहा कि मेरे भाई ने स्वप्न में तुझसे कहा है कि मैं मूर्ख हूं? ये शब्द वही है जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से बता, तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहां देखा था? अगर नहीं बताया ना तो अभी के अभी फांसी पर लटका दूंगा। चल बोल। महाराज, कृपया करके मैं सच कहता हूं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ना तो मैं आपके भाई को जानता हूं और ना ही आपको, और उस बीच की बातों को भी मैं नहीं जानता। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने इस तोते को खरीदा था। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी बताई गई आकृति की मैं मूर्ति बनाऊं और वो मूर्ति मैं आपको दिखाऊं। ये कहता है कि आपको प्रसन्नता होगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। क्या तुम इस तोते की बात कर रहे हो? जी हाँ महाराज, ये तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल ये मुझसे कह रहा था कि इसका नाम मत लेना, इसीलिए मैंने नहीं कहा कि ये सब कुछ तोते ने कहा है। राजा विक्रम ने तोते की तरफ देखकर बोला, क्यों तोते, ये सच कह रहा है? हाँ, ये सच कह रहा है। क्या तूने मेरे भाई को देखा है? हाँ, देखा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, फिर चाहे तुम आदित्य को मार ही क्यों न दो। महाराज, नहीं 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 नहीं।
बस बहुत हो गया मूर्ख तोते। मैं तुझे एक अंतिम मौका देता हूँ। बता तूने मेरे भाई को कहाँ देखा है, बोल। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है तू। तुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं है, मूर्ख कहीं का। ये सुनते ही राजा विक्रम ने तलवार निकाल ली और तोते पर वार कर दिया। उसी क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में तोता गायब हो गया और एक सुंदर राजकुमार प्रकट हो गया। अशोक, ये सब क्या था? बड़े भाई, श्राप से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय था। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था तो गलती से मैंने एक तोते के जोड़े पे तीर चला दिया। एक तोता मर गया। अब उस समय वहां पे एक साधु बैठा था। उसने गुस्से में मुझे श्राप दिया कि मैं भी तोता बन जाऊं। जब मैंने क्षमा मांगी तो उसने कहा कि मेरा श्राप तभी टूटेगा जब मेरा सगा भाई तोते के रूप में मुझे मार डालेगा। बस कुछ समय बाद साधु ने मुझे एक व्यक्ति को दे दिया और वो व्यक्ति मुझे आदित्य को बेच गया। जब मुझे पता चला कि आदित्य मूर्तिकार है तो मैंने योजना बनाई। मैंने अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाई और आदित्य को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था, ताकि आपको मेरी याद आ जाए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में आदित्य को कारागार में बंद कर देंगे और मैं ये भी जानता था कि आदित्य डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा और वो यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा कहने के लिए बोला था। और जब आप तोते के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ कटु शब्द कहूंगा तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार कर देंगे और उसी क्षण मेरा श्राप टूट जाएगा। बस यही थी पूरी कहानी भैया। राजा विक्रम ने अशोक को गले से लगा लिया और रो पड़ा। मेरे भाई, मैं सच में मूर्ख था। मुझे क्षमा करो मेरे भाई, मुझे क्षमा करो। तुम भी आदित्य मुझे क्षमा कर दो। आदित्य, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। मैं तुम्हें 1 नहीं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। राजकुमार अशोक ने आदित्य को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। आदित्य तुरंत मुखिया के घर गया और सब कुछ बताया। मुखिया ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह आदित्य से कर दिया और इस प्रकार आदित्य का जीवन बदल गया।